नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज नेशनल और मैं हूं आपके साथ में शोभित पाठक। तो रुक करते हैं महत्वपूर्ण सुर्खियों पर। दुनिया में बीते दिन जहां कोरोना के 35.13 लाख नए संक्रमितों की पहचान हुई है, वहीं 10,316 लोगों की मौत भी रिकॉर्ड की गई। भारत के साथ जारी सीमा विवाद को लेकर चीन की रक्षा मंत्रालय का कहना कि अमेरिका को इसमें दखल नहीं देनी चाहिए। दक्षिण सागर में चीनी नौसेना दृढ़ता को चुनौती देने के मकसद से अमेरिका जबरदस्त प्रदर्शन जारी रखे हुए है। अलीगढ़ जिले की बरौली सीट से अपनी अलग सियासी पहचान रखती है दल और मुद्दों से अलग हटकर यहां सियासी योद्धाओं के अपने रसूख और वजूद पर चुनाव लड़े जा रहे हैं। भाजपा ने आगरा की 9 विधानसभा सीटों में से 5 वर्तमान विधायकों के टिकट तो काट दिए हैं, लेकिन दलित और मुस्लिम बाहुल्य दक्षिण विधानसभा सीट पर लगातार 2 बार से विधायक योगेंद्र उपाध्याय को हैट्रिक लगाने का मौका दिया है। दुनिया में बीते दिन जहां कोरोना के 35.13 लाख नए संक्रमितों की पहचान हुई है, वहीं 10,316 लोगों की मौत भी इस दौरान हुई है। इस बीच ब्रिटेन ने मास्क समेत अधिकांश कोरोना प्रतिबंध हटा दिए हैं। स्कॉटलैंड, वेल्स में उत्तरी आयरलैंड ने भी पाबंदियों में ढील दी है। पूरी दुनिया में पिछले 2 वर्ष में कुल संक्रमित 33.33 करोड़ हुए हैं, जबकि अब तक 56.47 लाख लोगों ने जान गंवा चुके हैं। इस बीच ब्रिटेन सरकार ने कहा है कि देश में अनिवार्य रूप से मास्क पहनने समेत कोरोना से जुड़े कई प्रतिबंध हटा लिए गए हैं। स्वास्थ्य मंत्री साजिद जाविद ने कहा कि देश में बूस्टर खुराक अभियान शुरू करने से बीमारी की गंभीरता और संक्रमितों के अस्पताल में भर्ती होने की दर घटी है। अब ब्रिटेन में कहीं भी मास्क लगाना कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं रह गया और नाइट क्लबों व अन्य सार्वजनिक स्थलों में प्रवेश के लिए कोविड पास की कानूनी अनिवार्यता को भी खत्म कर दिया गया है। हालांकि लंदन के मेयर सादिक खान का कहना है कि राजधानी की बसों व मेट्रो ट्रेनों में अब भी मास्क जरूरी होगा। जापान में गुरुवार को ओसाका, क्योटो समेत 18 अन्य प्रांतों में भी कोरोना नियम जो है वो अब सख्त कर दिए गए हैं। महामारी की शुरुआत के बाद गत 24 घंटे में पहली बार देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 71,633 पहुंच गई, जबकि इसी अवधि में 34 लोगों की मौत भी हुई है। भारत के साथ जारी सीमा विवाद को लेकर चीन के रक्षा मंत्रालय का कहना है कि अमेरिका को इसमें दखल नहीं देना चाहिए। दोनों पड़ोसी देश द्विपक्षीय ढंग से मसले को सुलझा लेंगे। दरअसल चीन द्वारा लद्दाख क्षेत्र में मनमाने ढंग से निर्माण कार्यों पर भारत ने कड़ी आपत्ति जताई है। अन्य पड़ोसी देशों के साथ भी चीन के विस्तारवादी कदमों को लेकर अमेरिका व अन्य पश्चिमी देश उसका कड़ा विरोध कर रहे हैं। इसको लेकर चीन पर दबाव भी बढ़ रहा है। चीन ने यह भी कहा है कि वह और भारत नहीं चाहता कि कोई तीसरा पक्ष सीमा विवाद को लेकर मध्यस्थता करे। हालांकि चीन के इस बयान पर भारत ने अभी तक कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दी है। चीन के रक्षा मंत्रालय का कहना है कि भारत के साथ सीमा समस्या द्विपक्षीय मसला है। उसने इस बयान को लेकर अमेरिका की भी आलोचना की है। चीन भारत समेत अन्य पड़ोसियों को मजबूर कर रहा है। चीन की रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता वू कियान ने कहा है कि कुछ अमेरिकी राजनीतिक दमन शब्द का इस्तेमाल के इतने आदी हो चुके हैं कि वे भूल जाते हैं कि अमेरिका ही दबाव की कूटनीति का आविष्कारक और बड़ा खिलाड़ी है। कियान ने कहा कि चीन ना तो किसी पर दबाव डालता है और ना ही किसी के दबाव में आता है। वह अमेरिका की दबाव की कूटनीति का मजबूती से विरोध करता है। चीनी रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता गुरुवार को अपनी मासिक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने ये बात कही। उन्होंने कहा कि हम भारत के साथ निकट संपर्क में रहकर सीमा विवाद जल्द ही सुलझा लेंगे। दक्षिण सागर में चीनी नौसैन्य दृढ़ता को चुनौती देने के मकसद से अमेरिका जबरदस्त प्रदर्शन जारी रखे है। एशियाई नेताओं को डर था कि डोनाल्ड ट्रंप के पद से हटने के बाद अमेरिका इस क्षेत्र में अपने कदम पीछे खींच सकता है, लेकिन यहाँ इसके उलट हो रहा है। चीन ताइवान तनाव के बीच अमेरिका विमान वाहक पोत दक्षिण सागर में प्रवेश कर गए हैं। अमेरिकी यूएस कार्ल विंडसर ने दक्षिण चीन सागर में स्प्रेटली द्वीप के पास एक्सेस जो है रेडी ग्रुप क्षेत्र में 5 दिन अभ्यास के दौरान चीनी नौसैनिक ताकत को चुनौती देते हुए बड़ा अभ्यास शुरू किया है। एशियाई टाइम्स ने बताया कि अमेरिका ने पिछले साल की तुलना में 2 सप्ताह पहले यह प्रदर्शन शुरू किया है। यहाँ मौजूद पैरासेल, स्प्रेटली और स्काबोरो शोल नाम के द्वीप पर चीन अपना दावा करता है, जबकि अमेरिका ने यह अभ्यास चीनी दावों को खारिज करते हुए कहा है। स्ट्राइक ग्रुप कमांडर रियर एडमिरल डैन
मार्टिन का कहना है कि हम यहाँ हिंद प्रशांत क्षेत्र का समर्थन करने के लिए अमेरिकी नौसेना की क्षमता का प्रदर्शन कर रहे हैं। बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक से कुछ दिन पूर्व चीन ने कहा था कि वॉशिंगटन को खेलों में दखल से बचना चाहिए और ताइवान मुद्दे पर तनाव भड़काना बंद करना चाहिए। यह संदेश चीनी विदेश मंत्री वांग यी ने अमेरिका विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन के साथ फोन पर हुई बातचीत में दिया था। उन्होंने कहा था कि ताइवान के मुद्दे पर अमेरिका आग से खेल रहा है। वांग ने सभी तरह की चीनी विरोधी मंडलियां बनाने और बंद करने का आह्वान भी अमेरिका से किया था। आपको बता दें कि अमेरिका द्वारा 4 दिसंबर से बीजिंग में शुरू शीतकालीन ओलंपिक में अपने राजनयिक भेजने से इनकार के बाद ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा ने भी यह कदम उठाया था। अलीगढ़ जिले की बरौली सीट अपनी अलग सियासी पहचान रखती है। दल और मुद्दों से अलग हटकर यहाँ सियासी योद्धाओं के अपने रसूख और वजह पर चुनाव लड़े जाते हैं। कमोबेश ऐसे ही हालात इस बार भी देखने को मिल रहे हैं। भाजपा ने मौजूदा विधायक ठाकुर दलवीर सिंह का टिकट काटकर उनके सियासी प्रतिद्वंदी ठाकुर जयवीर सिंह को मैदान में उतार दिया है। उन्हें चुनौती देने के लिए उन्हें मैदान में उतारा गया है। वहीं क्षेत्र के मुद्दों को लेकर उन्हें घेरने में विपक्ष जुट गया है। भीतरघात के भी पूरे आसार बन रहे हैं। भाजपा नेता हेमंत चौहान टिकट न मिलने पर जनसत्ता दल लोकतांत्रिक से मैदान में भी कूद पड़े हैं। हालांकि उनका पर्चा खारिज हो गया। यह पहला मौका है जब दो विरोधी जयवीर व दलवीर एक ही दल भाजपा में एक ही सीट पर दोनों का प्रबल दावा था। दोनों का अपना अपना सियासी रसूख है और सीट पर अपना प्रभाव भी है। हालांकि इस बार दोनों खुद के बजाय अपनी सियासी विरासत परिवार को सौंपने के लिए प्रयासरत थे। दलवीर सिंह अपने नाती और जयवीर सिंह अपने बेटे को इस सीट से मैदान में उतारने की तैयारी में थे, मगर अंत समय में भाजपा ने विधायक का टिकट काटकर जयवीर सिंह को कमान सौंपी है। इसको लेकर भाजपा खुद नाराजगी जैसे संकट का सामना करती हुई दिखाई दे रही है। भाजपा ने आगरा की 9 विधानसभा सीटों में से 5 वर्तमान विधायकों के टिकट तो काट दिए हैं, लेकिन दलित और मुस्लिम बाहुल्य दक्षिण विधानसभा सीट पर लगातार 2 बार से विधायक योगेंद्र उपाध्याय को हैट्रिक लगाने का मौका दिया है। पार्टी ने ब्राह्मण चेहरों पर दांव इसलिए भी लगाया है क्योंकि वह मुस्लिम दलित बहुल्य सीट पर भी कमल खिलाने में कामयाब रहे हैं। योगेंद्र को हैट्रिक लगाने से रोकने के लिए बसपा ने ब्राह्मण मतों में बंटवारे के लिए रवि भारद्वाज को, तो कांग्रेस ने अनुज शर्मा को मैदान में उतार दिया है। वहीं भाजपा के परंपरागत मतदाता वैश्य समाज के विनय अग्रवाल को सपा में मैदान में उतारकर जंग को दिलचस्प बना दिया है। आगरा दक्षिण विधानसभा सीट पहले आगरा पश्चिम के नाम से थी, पर सीमन के बाद इसका ज्यादातर हिस्सा आगरा छावनी में चला गया। छावनी की तरह ही सीट पर दलित और मुस्लिम मतदाताओं की बहुलता है। भाजपा के लिए भी इस बार राहें आसान नहीं है। दलित मुस्लिमों के साथ ब्राह्मण मतों से सेंधमारी करने की जुगत में जुटी भाजपा ने उसके लिए चुनौती खड़ी कर दी है। तो ब्रेक पर जाने से पहले रुक करते हैं महत्वपूर्ण सुर्खियों पर। दुनिया में बीते दिन जहां कोरोना के 35.13 लाख नए संक्रमितों की पहचान हुई है, वहीं 10,316 लोगों की मौत भी रिकॉर्ड की गई। भारत के साथ जारी सीमा विवाद को लेकर चीन की रक्षा मंत्रालय का कहना कि अमेरिका को इसमें दखल नहीं देनी चाहिए। दक्षिण सागर में चीनी नौसेना दृढ़ता को चुनौती देने के मकसद से अमेरिका जबरदस्त प्रदर्शन जारी रखे हुए है। अलीगढ़ जिले की बरौली सीट से अपनी अलग सियासी पहचान रखती है। दल और मुद्दों से अलग हटकर यहां सियासी योद्धाओं के अपने रसूख और वजूद पर चुनाव लड़े जा रहे हैं। भाजपा ने आगरा की 9 विधानसभा सीटों में से 5 वर्तमान विधायकों के टिकट तो काट दिए हैं, लेकिन दलित और मुस्लिम बाहुल्य दक्षिण विधानसभा सीट पर लगातार 2 बार से विधायक योगेंद्र उपाध्याय को हैट्रिक लगाने का मौका दिया है। यूपी में पूरे किए जनता से किए हुए वादे पूरे किए और आगे देखिए यूपी में फिर चलेंगी मोदी योगी की फिर हवाएं सब गाए। हाँ सबकी मन की ये भाषा यहाँ दो है आशा, यही मोदी यही योगी यूपी योगी सहयोगी। सबकी मन की ये भाषा यहाँ दो है आशा, यही मोदी यही योगी यूपी योगी सहयोगी। आएगी फिर से बीजेपी। योगी मोदी ऐसे कीमती मोती है, इनके होने से हिम्मत होती। काशी में
विश्वनाथ देखो सवारा है, राम लला का भी मंदिर हमारा है। बिजली कनेक्शन हर घर में है, गांव गांव और शहर में है। डरने की कोई बात नहीं है, कोई भी दंगा फसाद नहीं है, नहीं है, नहीं है, कोई भी दंगा फसाद नहीं है। सबके मन की ये भाषा, यहाँ दो है आशा। यही मोदी यही योगी, उपयोगी सहयोगी। सबके मन की ये भाषा, यहाँ दो है आशा। यही मोदी यही योगी, उपयोगी सहयोगी। आगे फिर से बीजेपी। ब्रेक के बाद फिर स्वागत है आपका। रुक करते हैं आगे की महत्वपूर्ण खबरों पर। देश में आज कोरोना के 2,51,200 नए मामले सामने आए हैं। वहीं 24 घंटे में 627 लोगों की कोरोना के कारण मौत हो गई। वहीं नेशनल सेंटर ऑफ डिजीज कंट्रोल के मुताबिक जनवरी में जितने 20 सैंपल जीनोम स्कैनिंग के लिए लैब पहुंचे हैं, उनमें से 75% में ओमिक्रॉन वेरिएंट की पुष्टि भी हुई है। झारखंड में आज कोरोना के 892 मरीज सामने आए हैं। वहीं राज्य में 5 लोगों की मौत भी हो गई है। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक कल की तुलना में आज 117 मरीज कम हैं, जबकि संक्रमितों की संख्या बढ़कर 4,25,229 हो गई है। देश में आज कोरोना के 2,51,209 मामले जो हैं वो सामने आए हैं। वहीं 24 घंटे के दौरान 627 लोगों की मौत भी हो गई है। 3,47,443 लोग ठीक भी हुए हैं। अब देश में 21,05,611 सक्रिय कोरोना संक्रमित हैं। दैनिक संक्रमण दर जो है वो 15.88% पहुंच गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया आज कोरोना संक्रमण को लेकर उच्च स्तरीय बैठक भी करेंगे। इस बैठक में आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, तेलंगाना, लक्षद्वीप, तमिलनाडु, पुडुचेरी, अंडमान निकोबार के स्वास्थ्य मंत्री व अधिकारी भी मौजूद रहेंगे। सरकारी नौकरियों में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को पदोन्नति में आरक्षण देने के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट शुक्रवार को अपना फैसला सुनाएगा। शीर्ष अदालत ने गत वर्ष 26 जनवरी को इस मुद्दे पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। जस्टिस एल नागेश्वर राव और जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस BR गवई की 3 सदस्यीय पीठ शुक्रवार को इस मामले पर अपना फैसला सुनाएगी। इस मामले की सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार ने कहा था कि यह एक तथ्य है कि जहां लगभग 75 वर्षों के बाद भी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों को अगड़े वर्गों की सामान्य योग्यता के स्तर पर ही नहीं लाया जा सकता है। वहीं अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल ने कहा कि SC और ST से संबंधित लोगों के लिए समूह A श्रेणी की नौकरियों में उच्च पद प्राप्त करना अधिक कठिन है और समय आ गया है जब शीर्ष अदालत को SC, ST और अन्य पिछड़ा वर्ग द्वारा इन रिक्तियों को भरे जाने के लिए कुछ ठोस आधार देने चाहिए। इससे पहले शीर्ष अदालत ने कहा था कि वह SC और ST को पदोन्नति में आरक्षण देने के अपने फैसले को फिर से नहीं खोलेगा, क्योंकि यह राज्यों को तय करना है कि वे इसे कैसे लागू कर सकते हैं। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने संसद का बजट सत्र शुरू होने से पहले 30 जनवरी को सर्वदलीय बैठक बुलाई है और बैठक में सभी दलों से बजट सत्र के सुचारू संचालन के लिए समर्थन भी मांगा गया है। लोकसभा अध्यक्ष की अध्यक्षता में संसद में सत्र सुचारू संचालन पर चर्चा के लिए विभिन्न राजनीतिक दलों के नेता मौजूद रहेंगे। वहां बैठक में सरकार ने लोकसभा और राज्यसभा के नेताओं के साथ इस बात पर चर्चा करने के लिए बुलाया गया है कि कार्य कैसे किया जाए और साथ ही विपक्ष की चर्चा की मांग को ध्यान में रखा जाए। संसद भाग 1 का बजट सत्र 31 जनवरी से शुरू होकर 11 फरवरी तक चलेगा। बजट 1 फरवरी को लोकसभा में पेश किया जाएगा। भाग 2 का बजट 14 मार्च से शुरू होकर 8 अप्रैल तक चलेगा। संसद का बजट सत्र 2 पालियों में चलेगा। शाम 5 बजे राज्यसभा के सभापति ने राज्यसभा के नेताओं की बैठक बुलाई है और इसकी अध्यक्षता एम वेंकैया नायडू करेंगे। संसद का बजट सत्र 31 जनवरी को सुबह 11 बजे शुरू होगा, जिसमें भारत के राष्ट्रपति दोनों सदनों को संयुक्त सत्र में संबोधित करेंगे, जिसके बाद आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया जाएगा। देश का बजट आने में महज 5 दिन बाकी रह गए हैं। 1 फरवरी 2022 को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जो है वो ये बजट पेश करेंगी। साल 2014 से सत्ता में आने के बाद यह मोदी सरकार का 8वां बजट होगा। कोविड-19 महामारी की तीसरी लहर और बढ़ती महंगाई की मार के बीच इस बजट के लोक लुभावन होने की उम्मीद की जा रही है। महाराष्ट्र सचिवालय में एक कर्मचारी की कुर्सी पर बैठकर भाजपा नेता किरीट सोमैया के फाइल देखने का मामला
जो है अब उसने तूल पकड़ लिया है। इस मामले में किरीट सोमैया के साथ साथ सचिवालय कर्मचारी को भी नोटिस भेजा गया है। नोटिस मिलने के बाद किरीट सोमैया ने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को चुनौती देते हुए कहा कि सरकार हमारे खिलाफ एफआईआर दर्ज करके दिखाए। किरीट सोमैया ने गुरुवार को उद्धव ठाकरे सरकार से मंत्रालय या राज्य सचिवालय के एक क्लर्क को नोटिस जारी करने पर माफी मांगने की जो मांग की थी। पूर्व सांसद सोमैया ने कुछ दिन पहले सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत राज्य सरकार के कुछ दस्तावेजों को हासिल करने की कोशिश की थी, जिसके बाद विवाद और राजनीति का घमासान शुरू हो गया। दरअसल सचिवालय में सोमैया को दस्तावेजों का निरीक्षण करने के दौरान एक कर्मचारी ने अपनी कुर्सी दे दी थी। इसकी एक तस्वीर वायरल भी हुई थी। तस्वीर में किरीट सोमैया कर्मचारी की कुर्सी पर बैठकर फाइल का निरीक्षण करते हुए नजर आ रहे हैं। इसी मामले में किरीट सोमैया और कर्मचारियों को नोटिस भी दिया गया है। भाजपा कार्यालय में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में किरीट सोमैया ने कहा कि सिर्फ एक फोटो के लिए मुख्यमंत्री हमारे खिलाफ मामला दर्ज करने के लिए कह रहे हैं। गलती यह है कि मैं कुर्सी पर बैठा हूं, 2 कर्मचारी हमारी सेवा में हैं। उन्होंने कहा कि ठाकरे ने झूठ बोला था, उस चोरी को हमने पकड़ा है और वे अपना गुस्सा उन कर्मचारियों पर निकालना है। एक गरीब क्लर्क को नोटिस देते हैं। सोमैया ने कहा कि क्लर्क केवल अपनी ड्यूटी कर रहा था। अमेरिका ने यूक्रेन को उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन का हिस्सा बनने से रोकने की रूसी शर्त को ठुकरा दिया है। रूस की प्रमुख मांग को खारिज करने के बाद अब यूक्रेन के विवादित क्षेत्र में तनाव चरम पर है। उधर रूसी संसद भवन क्रेमलिन ने भी स्पष्ट कर दिया है कि अब नाटो देशों के साथ समझौते की उम्मीद लगभग खत्म हो गई है। यूक्रेन समस्या के समाधान के लिए रूस की शर्त को लेकर पूछे गए सवाल के जवाब में अमेरिका विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने कहा कि रूसी शर्तें बहुत काम की नहीं थी। रूस ने अपनी पश्चिमी सीमाओं के पास नाटो सैन्य संगठन के विस्तार और अन्य संबंधित सुरक्षा मुद्दों को लेकर अपनी चिंताओं की एक सूची सौंपी थी, जिनमें यह मांग शामिल की गई थी नाटो देश यूक्रेन और अन्य देशों के गठबंधन में शामिल होने की संभावना को खारिज कर दे। नाटो देशों का मानना है कि रूस की शर्त मानने पर वह क्षेत्र में अपना प्रभुत्व बेरोक टोक बढ़ा देगा। इससे क्षेत्र में असंतुलन का खतरा भी बढ़ जाएगा। इन शर्तों के ठुकराने के बाद रूसी संसद ने स्पष्ट किया है कि अब समझौते की उम्मीद बहुत कम बची है। रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने कहा है कि हम कूटनीतिक कोशिशें जारी रखेंगे, लेकिन उसकी पेशकश खारिज होने से समझौता बहुत मुश्किल है। तो ब्रेक पर जाने से पहले रुक करते हैं महत्वपूर्ण सुर्खियों पर। दुनिया में बीते दिन जहां कोरोना के 35.13 लाख नए संक्रमितों की पहचान हुई है, वहीं 10,316 लोगों की मौत भी रिकॉर्ड की गई। भारत के साथ जारी सीमा विवाद को लेकर चीन की रक्षा मंत्रालय का कहना कि अमेरिका को इसमें दखल नहीं देनी चाहिए। दक्षिण सागर में चीनी नौसेना दृढ़ता को चुनौती देने के मकसद से अमेरिका जबरदस्त प्रदर्शन जारी रखे हुए है। अलीगढ़ जिले की बरौली सीट से अपनी अलग सियासी पहचान रखती है। दल और मुद्दों से अलग हटकर यहां सियासी योद्धाओं के अपने रसूख और वजूद पर चुनाव लड़े जा रहे हैं। भाजपा ने आगरा की 9 विधानसभा सीटों में से 5 वर्तमान विधायकों के टिकट तो काट दिए हैं, लेकिन दलित और मुस्लिम बाहुल्य दक्षिण विधानसभा सीट पर लगातार 2 बार से विधायक योगेंद्र उपाध्याय को हैट्रिक लगाने का मौका दिया। हम भूल गए रे हर बात सपा तेरा राज नहीं भूले। हम भूल गए रे हर बात सपा तेरा राज नहीं भूले। घोटालों की सरकार, घोटालों की सरकार को गुंडारा नहीं भूले। हम भूल गए रे हर बात सपा तेरा राज नहीं भूले। ब्रेक के बाद फिर स्वागत है आपका। रुक करते हैं आगे की खबरों पर। गणतंत्र दिवस के दिन पश्चिम उत्तर प्रदेश के जाट बिरादरी से जुड़े लोगों के साथ गृह मंत्री अमित शाह की बैठक बहुत चर्चा में रही है और इसमें भी सर्वाधिक चर्चा भाजपा की ओर से रालोद को साथ आने का दिया गया परोक्ष प्रस्ताव है। दरअसल भाजपा मानती है कि चुनाव से पहले चौधरी अजीत सिंह की मौत के बाद जाट बिरादरी में
रालोद और इसके मुखिया जयंत चौधरी के पक्ष में सहानुभूति है। रालोद ने इस बार सपा के साथ गठबंधन किया है। ऐसे में पार्टी को डर है कि जयंत के पक्ष में जाट बिरादरी के एक पक्ष की सहानुभूति का लाभ कहीं सपा को तो ना मिल जाए, इसलिए भाजपा इस क्षेत्र में जाट बिरादरी की सहानुभूति को रालोद तक ही सीमित रखना चाहती है। पश्चिम उत्तर प्रदेश में जाट और मुस्लिम बिरादरी के 44% मतदाता हैं। अगर इन दोनों बिरादरी की सहानुभूति सपा रालोद के गठबंधन के पक्ष के साथ आती है तो भाजपा के लिए मुश्किलें भी खड़ी होंगी। इस चुनाव में भाजपा, सपा, बसपा और रालोद के केंद्र में जाट बिरादरी है। इस बिरादरी के भाजपा ने जो है 17 और रालोद ने 10, सपा ने 5 और बसपा ने 10 उम्मीदवारों को चुनाव मैदान में उतारा है। बीते विधानसभा चुनाव में मुजफ्फरनगर दंगे ने जाट और मुस्लिम बिरादरी के बीच दरार डाली थी। इसी कारण भाजपा को इस क्षेत्र की 136 में से 109 सीटों पर जीत हासिल हुई थी। भाजपा इस चुनाव में भी जाट और मुसलमानों के बीच बनी खाई को बनाए रखना चाहती है। भाजपा चाहती है कि पहले तो रालोद के प्रति इस बिरादरी की सहानुभूति कम की जाए, दूसरा खुद को इस बिरादरी के असली हित रक्षक के रूप में प्रचारित किया जाए। केंद्र सरकार ने आखिरकार सरकारी एयरलाइंस एयर इंडिया को टाटा सन्स को सौंप दिया है। टाटा ने भी 7 दशक बाद समूह का हिस्सा बनने वाली इस एयरलाइंस को लेकर पहले बदलाव का ऐलान किया है। बताया गया है कि आज यानी कि 28 जनवरी को एयर इंडिया की फ्लाइट्स में खास तरह से अनाउंसमेंट किया जाएगा। सभी पायलटों को गुरुवार को ही इससे जुड़ा एक सर्कुलर सौंप दिया गया था। एयर इंडिया का नया अनाउंसमेंट जो है वो अलग तरीके से होगा और आज एयर इंडिया 7 दशक बाद आधिकारिक तौर पर फिर से टाटा ग्रुप का हिस्सा भी बन गई है। हम एयर इंडिया के प्रत्येक उड़ान में नई प्रतिबद्धता और जुनून के साथ आपकी सेवा के लिए तत्पर हैं, ऐसा जो है वो निदेशक समूह का कहना है। भविष्य के एयर इंडिया में आपका स्वागत है। हमें उम्मीद है कि आप लोगों के साथ में हम जुड़ने में जो है वो अच्छा कदम से कदम मिलाकर चल सकेंगे। इसके अलावा कई अन्य बदलावों पर विचार भी किया जा रहा है। इसमें सीटिंग अरेंजमेंट के साथ केबिन क्रू का ड्रेस कोड भी बदलना जाना भी शामिल है। टाटा समूह होटल्स उद्योग भी है, इसलिए एयर इंडिया के यात्रियों को अच्छी गुणवत्ता वाला खाना भी जो है वो परोसा जाएगा। एयर इंडिया के एक अधिकारी ने बताया कि अब इनकी सभी उड़ानों में रतन टाटा वॉइस रिकॉर्ड सुनाया जाएगा। पूरे देश में कोरोना संक्रमण के कारण 5 राज्यों में हो रहे विधानसभा चुनाव के लिए चुनाव आयोग द्वारा सख्त गाइडलाइन जारी की गई है। आयोग की गाइडलाइन के अनुसार कोई भी राजनीतिक दल किसी भी राज्य में रैली, पैदल मार्च या मोटरसाइकिल रैली आदि नहीं कर सकता है। हालांकि इसका असर व्यापारिक रूप से भी पड़ रहा है। सभी प्रचार वर्चुअल होने के कारण प्रचार सामग्री की बिक्री काफी धीमी हो गई है। 5 राज्यों में हो रहे विधानसभा चुनाव के दौरान निर्वाचन आयोग ने रैलियों, पैदल मार्च या अन्य कोई भी मार्च पर प्रतिबंध लगा दिया। ये फैसला कोरोना संक्रमण के कारण लिया गया है। आयोग के इस फैसले से लखनऊ में विधानसभा चुनाव के लिए मतदान की तारीख नजदीक होने के बावजूद प्रचार सामग्री की बिक्री की रफ्तार भी धीमी हुई है। लखनऊ के एक दुकानदार ने बताया कि कोई काम नहीं है, काम 100% से 0% तक हो गया है। सारे कार्यक्रम वर्चुअल हो रहे हैं, इस वजह से कोई प्रिंटिंग की बिक्री नहीं हो रही है। ऐसे में प्रचार सामग्री बेच रहे दुकानदारों को धीमे व्यापार के कारण घाटा भी सहना पड़ रहा है। लखनऊ के एक दुकानदार ने बताया है कि वर्चुअल कार्यक्रमों की वजह से राजनीतिक पार्टियों के झंडों की कोई भी बिक्री नहीं हो रही है। बहुत बड़ा व्यापार होता था जो अब बिल्कुल ठंडे बस्ते में चला गया है। यूपी के मुरादाबाद में समाजवादी पार्टी के विधायक और पूर्व मंत्री हाजी इकराम कुरैशी ने समाजवादी पार्टी को अलविदा कहकर कांग्रेस का दामन थाम लिया है और चुनावी मैदान में उतर गए हैं। मुरादाबाद के देहात विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी के विधायक और पूर्व मंत्री हाजी इकराम कुरैशी ने आज समाजवादी पार्टी को छोड़ दिया है। हाजी इकराम कुरैशी लगभग 28 साल से समाजवादी से जुड़े हुए थे, लेकिन उन्होंने अखिलेश यादव पर मुसलमान नेताओं के खिलाफ साजिश रचने का आरोप लगाते हुए समाजवादी पार्टी से त्यागपत्र दिया है और कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण कर ली। कांग्रेस ने हाजी इकराम कुरैशी को मुरादाबाद देहात विधानसभा सीट से अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया है। हाजी इकराम कुरैशी ने कहा है कि अखिलेश यादव भाजपा की तर्ज पर चल रहे हैं और वह मुस्लिम लीडरशिप को समाप्त करना चाहते हैं। इकराम कुरैशी ने कहा कि अखिलेश यादव ने तमाम भाजपा के नेताओं को सपा में शामिल कर लिया है और मुसलमानों को यह संदेश दिया कि मुसलमानों का अब समाजवादी पार्टी में कोई भी ठिकाना नहीं है। इकराम कुरैशी ने आरोप लगाया कि अखिलेश यादव को हाथ बांधकर सामने खड़े होने वाले मुसलमान चाहिए, उसे बोलने वाले जो है उन्हें जो मुसलमान नेता हैं वो पसंद नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया कि अखिलेश यादव ने भाजपा के उस नेता को सपा में शामिल कर लिया जो मुस्लिम महिलाओं के लिए आपत्तिजनक बयान भी देता था।
आकाशगंगा में खगोल विधियों को एक ऐसा डरावना और रहस्यमयी चक्र नजर आया है जिसे पहले कभी नहीं देखा गया। ये इतना विचित्र है कि हर 18 मिनट में दिखकर गायब हो जाता है, जिसके चलते वैज्ञानिक इसकी पहचान को दूर दूर तक कोई अंदाजा जो है वो नहीं लगा पा रहे हैं। यही वजह है कि शुरुआत में इसे एलियन मानकर शोधकर्ता चिंता में पड़ गए थे, लेकिन फिर यह सही साबित नहीं हुआ। एक शोध में दौरान इस वस्तु को देखने वाले ऑस्ट्रेलिया शोधकर्ताओं का कहना है कि तेजी से घूमती चक्राकार आकृति धरती से 4000 प्रकाश वर्ष दूर जो है वहां मौजूद है, जो न सिर्फ बहुत चमकदार है बल्कि इसका चुंबकीय क्षेत्र बहुत मजबूत है। यह हर घंटे में 3 बार भारी मात्रा में रेडियो ऊर्जा फेंक रही है। नेचर पत्रिका में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक इस चक्र को हमारी आकाशगंगा में रेडियो वेव सर्वे के दौरान एक यूनिवर्सिटी शोधकर्ता ने पकड़ा था। यह शैतानी वस्तु ना तो कोई सुपरनोवा है और ना ही पल्सर, जिसके चलते इसे फिलहाल कोई नाम देना असंभव सा हो गया है। हालांकि इसकी पड़ताल के लिए ज्यादा जानकारी जुटाई जा रही है। ऑस्ट्रेलिया की करंटी जो है यूनिवर्सिटी की रेडियो जो इस वस्तु को खोजने वाली टीम की प्रमुख नताशा हडले वालकर का कहना है कि ये वस्तु इस तरह से दिखती है और गायब होती है जैसी किसी ने समय तय कर रखा हो। शोध के दौरान जब हमने इस पर लगातार नजर रखी तो पता चला कि यह अब तक की सबसे अलग प्रकार की अंतरिक्षीय वस्तु है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आगे की खबरों के लिए बने रहिए के न्यूज़ नेशनल के साथ। नमस्कार।